लास्ट क्लास में हमने देखा था फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमें जरूरत थी उन सारे के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा रिएक्ट में वो एक बार बता देता हूं मैं आपको। व्हाट इज रिएक्ट बता चुका हूं। सिंगल पेज एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया था। इसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन आपको बताऊंगा जब मैं रिएक्ट राउटर डॉम पढ़ाऊंगा। ठीक है। कैसे हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट जेएस को, वो सारी बातें हमने कर ली। अब हम स्टार्ट करेंगे आज पहला टॉपिक, जिसका नाम है आपका कंपोनेंट। क्या होता है कंपोनेंट, उसको कैसे समझें। एक काम करता हूं, छोटा सा एक यूआई बना। मैं अभी आपको एचटीएमएल फाइल से बता रहा हूं क्या होता है, उसको रिलेट कर सकते हो फिर आप। और जो मैं बताऊंगा एग्जैक्टली वही है कंपोनेंट। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपको कंट्रीज का डेटा दिखाया था इन फॉर्म ऑफ कार्ड, याद होगा। मैं उसी कार्ड को यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली वही सेम। तो मैंने यहाँ पे पहले तो मुझे बूटस्ट्रैप चाहिए होगा ताकि मैं उसको यूज कर पाऊं। तो गेट बूटस्ट्रैप। मेरे को बस सीएसएस की जरूरत है। जेएस को मैं आपको बाद में यूज करके दिखाऊंगा। कॉपी पेस्ट, इसको ऐसे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। div डॉट कंटेनर याद होगा, ताकि लेफ्ट टू राइट स्पेस आ जाए। तो एक लाइन में मुझे 4 कंटेनर को दिखाने थे, तो मैं लिखा div डॉट रो, और उसके बाद div डॉट कॉल मैंने लिख दिया था 3। और सिंपल मैं यहां जाके CARD कार्ड, और कार्ड का ये यूआई को कॉपी करता हूं और इसके अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं। ओके, इसको मैं हटा दूंगा। और इमेज के लिए डॉट डॉट स्लैश इमेजेस, जो भी आपके पास। और इसको मैं ओपन करता हूं भाई। नहीं आ रहा, अच्छा दिक्कत है। तो एक काम करो, इस पूरे को ही ओपन में टर्मिनल कर लो, तभी वो एक्सेस कर पाओगे। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, कंपोनेंट यूआई। मैंने क्या किया, इस कोड को जो मैंने लिखा था, कॉपी पेस्ट 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 4 बार और लिख रहा हूं। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? अगर आप नोटिस करो, यहां पर ये जो आपको कोड दिख रहा है, ये बार बार आप सेम पीस ऑफ कोड लिख रहे हो। हालांकि आप यहाँ पे डेटा को अलग दिखा सकते हो, इमेज को अलग दिखा सकते हो। अगर आप इसी चीज को चलो, और मैं यूट्यूब लेके चलते हैं, आपको देखना। अगर आप बॉक्स को देखो, तो ये वाला बॉक्स और इस वाले बॉक्स में हल्का सा एक अंतर है, बिकॉज ये डेटा का, इसका इसका जैसा आपको यहां पे दिख रहा है वैसे ही आपको वही बैनर दिख रहा है। और इसको अगर इसको देखो, बगल वाले को देखो, तो सेम आपको यूआई रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मतलब जैसे मैंने अभी लिखा था, सेम पीस ऑफ कोड को बार बार लिखा था, मैं डेटा चेंज कर सकता हूं, वहां पे इमेज को चेंज कर सकता हूं। आप सेम पीस ऑफ कोड को बार बार लिख रहे हैं। अगर आप सेम पीस ऑफ कोड को बार बार लिख रहे हो, जस्ट लाइक फंक्शन, याद होगा ना, एक फंक्शन बनाओ, उसको बार बार रीयूज कर लो। ओके, तो वैसे ही अगर आपके पास कोई यूआई है जिसको आप बार बार सेम पीस ऑफ कोड को रिपीट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो रेकमेंड किया जाता है कि एक ब्लॉक बनाओ। उस ब्लॉक को जितना आपका मन करे उतनी बार आप उसको यूज कर लो, उस ब्लॉक को रीयूज कर लो, फंक्शन को कॉल कर लियो। ऐसा कोई ब्लॉक जो यूआई को रिप्रेजेंट करे, जो यूआई को रिप्रेजेंट करे, उसको कहते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट कुछ नहीं, आपका यूआई को रिप्रेजेंट करता है, और ये रीयूजेबल यूआई पे काम करता है।
क्लियर? ये है आपका कंपोनेंट। क्लियर? तो मतलब जो आपका यूट्यूब है ये एंगुलर की मदद से बना। जितने भी गूगल के प्रोडक्ट जनरली सारे एंगुलर बने हुए, जितने भी मेटा के प्रोडक्ट्स सारे किससे बने हुए हैं? रिएक्ट पे बने हुए हैं। अब तो नेक्स्ट जे से बने। क्लियर? तो ये है बेसिकली आपका कंपोनेंट। यहाँ पे एक पीस ऑफ ब्लॉक बनाया गया होगा, उसके अंदर कंटेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हम कोड की बात करें, कोड हर किसी में सेम ही मिलता है और इसीलिए हम इसको कहते हैं कंपोनेंट। क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? कोई डाउट? तो ये है आपके पास कंपोनेंट। एक सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको कंपोनेंट बताने की कोशिश करी। क्लियर? अगर आप सोर्स के अंदर जाओ, app.js के अंदर जाओ, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन यूआई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो फंक्शन है ये फंक्शन यूआई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसको हम कंपोनेंट बोले। क्लियर? अगर आप रिएक्ट में कंपोनेंट बनाना चाहते हो, अगर आप रिएक्ट में कंपोनेंट बनाना चाहते हो तो रिएक्ट में कंपोनेंट बनाने के दो तरीके हैं। एक होता है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट जो आप देख रहे हो, एक होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो क्लास की मदद से बनाया जाए, उसकी मदद से बनाया जाए। तो दो तरीके से हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट हमेशा रिटर्न करेगा HTML यूआई को। अभी के लिए समझो कि ये HTML का पार्ट है नहीं है? ओके, बाद में समझाऊंगा, जब मैं आपको प्रॉप्स कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद बताऊंगा, उससे पहले अभी कुछ नहीं बताऊंगा। ये समझो कि ये आपका क्या है, HTML का पार्ट है फिलहाल के लिए। हर एक कंपोनेंट यूआई को रिप्रेजेंट करता है, हर एक कंपोनेंट यूआई को रिप्रेजेंट करता है, रीयूजेबल यूआई को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास कोई ब्लॉक है जिसको आप यूआई पे रिप्रेजेंट कर रहे हो और उस ब्लॉक को आप बार बार लिख रहे हो जो हार्ड कोडेड होगा, आप क्या करो उसका एक ब्लॉक बनाओ और उस ब्लॉक को जितनी बार आपको यूज करना है उतनी बार लिख लो, एग्जीक्यूट कर लो, तो सेम पीस ऑफ यूआई आपको बार बार देखने को मिल जाएगा। इसको कहते हैं कंपोनेंट। क्लियर? अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूं सोर्स के अंदर। याद रखिएगा, जब कभी भी आप कोई भी काम करोगे रिएक्ट में, पब्लिक के अंदर कुछ नहीं लगते, पब्लिक के अंदर index.html फाइल होती है, हम उसी पे ही मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डिलीट नहीं, रीनेम नहीं। वही चीज अगर हम बात करें index.js के साथ, फाइल का नाम ना तो रीनेम कर सकते हैं ना ही उसको डिलीट कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सोर्स के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूं जिसका नाम रहेगा कंपोनेंट्स। याद रखना, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंपोनेंट, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रॉप, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेट, फिर मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट लाइफ साइकिल। ये है रिएक्ट का बेसिक। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो उसके बाद रिएक्ट समझ नहीं आने वाला, खत्म। अगर आपने जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से नहीं पढ़ा और खुद से प्रैक्टिस नहीं किया, कंपोनेंट लाइफ साइकिल आते आते गायब हो जाओगे। उसका रीजन ये है प्रैक्टिस प्लस नॉलेज, कब कैसे क्या काम हो रहा है, क्योंकि ये पूरा आपको यूआई को रिप्रेजेंट करने में, सिंगल पेज एप्लीकेशन मदद बनाने में मदद करता है आपका रिएक्ट, और पूरा डेवलपमेंट का पार्ट। तो मेक श्योर जो मैं अभी आपको बताऊं उसको ध्यान पूर्वक समझिए और उसको प्रैक्टिस पक्का कीजिए। जहां पे जो चीज बोल रहा हूं, जो फाइल का नेमिंग कन्वेंशन बोल रहा हूं उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। क्लियर? मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखा स्मॉल लेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं किसी कंपोनेंट को बना रहा हूं तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई ना कोई फाइल बनाऊंगा। अगर हम यहाँ बात करें, मुझे अगर कोई भी कंपोनेंट बनाना है, जैसे भी कार्ड कंपोनेंट था, मुझे उसको बनाना है, कुछ भी बनाना है,
तो आप उसका नाम कैसे लिखेंगे? मैं अभी फिलहाल के लिए आपको फंक्शनल कंपोनेंट बता रहा हूं। दो तरीके कंपोनेंट बनते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट, एक क्लास कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट को कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए पहले आपको नाम भी देना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट ही नाम दे रहा हूं, आप अपना नाम भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, हमेशा याद रखना, किसी भी कंपोनेंट का नेम का फर्स्ट लेटर विल बी अ कैपिटल लेटर। हम अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट को अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलो जी, मैंने लिखा फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएस। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो टीएस। अगर आप फंक्शन की बात करो तो फंक्शन आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल फंक्शन और एक होता है फ्लैट एरो फंक्शन, राइट? तो पहले हम नॉर्मल फंक्शन को देखें। कैसे बनाएंगे नॉर्मल फंक्शन? मैंने लिखा फंक्शन, आपके पास जो नाम होना चाहिए, फाइल को नेम को रिप्रेजेंट करने वाला सेम नाम होना चाहिए, तब ये सही से रिप्रेजेंट करता है। मैं लिखा फंक्शनल कॉम्पोनेंट, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट। मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉर्मल फंक्शन। कंपोनेंट क्या रिटर्न करेगा? यूआई, एचटीएमएल का कुछ ना कुछ कोड। अभी फिलहाल के लिए समझो, बाद में उसे जेएसएक्स बोलेंगे हम, ठीक है? वो क्या, उसे बाद में देखेंगे। तो आप यहां से क्या करोगे, रिटर्न करो। और यहां से आप रिटर्न करो H1। मैं लिख रहा हूं आपका नॉर्मल फंक्शनल कंपोनेंट, जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है फंक्शन वाला, उस तरह। अगर हम बात करें, ये आपके पास फंक्शनल कंपोनेंट एक नाम से आपका फाइल है, डॉट जेएस फाइल है। उसके अंदर हमने एक फंक्शन और फंक्शनल कंपोनेंट नाम से आपके पास कंपोनेंट फंक्शन बनाया है, जो कि एक यूआई को रिटर्न कर रहा है। दैट्स व्हाई मैं इसको कंपोनेंट बोलूंगा। और अगर मुझे इसको किसी दूसरे फाइल में यूज करना हो तो मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूज करना पड़ेगा, मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा। तो आप अगर दो तरीके से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते, एक्सपोर्ट यूज कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल एक्सपोर्ट और एक आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। दोनों को ट्राई करते हैं इस केस में। अगर आपको नॉर्मल एक्सपोर्ट करना है तो आप इसके आगे एक्सपोर्ट लगा दो, डिफॉल्ट करना है तो आगे डिफॉल्ट लगा दो, क्योंकि फंक्शनल है। नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल क्लास में आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को डायरेक्ट लिख सकते हो। और अगर आपको एक्सपोर्ट ही करना है, नॉर्मल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करना, तो आप किसी भी, आप वेरिएबल, क्लास, किसी में भी आप जाके क्या कर सकते हो, आगे एक्सपोर्ट लगा सकते हो, ऑटोमेटिक वो बन जाएगा। अब आगे बात कर, आगे क्या, मुझे इसको यूज करना है। ओके, अब यूज कैसे करेंगे, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में जाओ, यहां पे आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ये तो एचटीएमएल का टैग दिख रहा है ना, और ये इंपोर्ट हो रहा है ये। और अगर इसको देखें तो ये एक नॉर्मल फंक्शन ही है, बस डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है। क्लियर? तो जब कभी भी आप किसी भी कंपोनेंट को बनाओगे और आप उसको यूज करना चाहते हो, तो उसको यूज करने के लिए जस्ट लाइक नॉर्मल आप यूज करते हैं टैग या एलिमेंट, जो एचटीएमएल एलिमेंट था, एचटीएमएल टैग था, वैसे ही आप इसको यूज करोगे। मतलब अगर मुझे इसको यूज करना है तो मैं यहां चलूंगा, ठीक है, से क्लोज कर रहा हूं, और मैं यहां लिखूंगा फंक्शन अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो ऐसे लिख सकते, ओपन एंड क्लोज। जब कभी भी आप किसी कंपोनेंट को यूज करते हो तो टैग लाइक सिंटैक्स नहीं करोगे आप यूज, इस तरीके से आप यूज करोगे
अगर आपके पास बीच में कुछ कंटेंट नहीं है तो उसको आप सेल्फ क्लोजिंग बी आर को करते थे ना, तो मैं यहां पे लिखता हूं आपके पास, इसको हटाओ यार, क्यों इंपोर्ट हो जा रहा है। ऐसे लाइक लिखते थे ना ओपन वाला, याद रखिएगा इन रिएक्ट कोई भी टैग या एलिमेंट या कंपोनेंट ओपन नहीं रह सकता, आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, या तो ऊपर जैसा लिखो, बट अगर आपको बीच में कुछ कंटेंट लिखना ही नहीं है तो इसको आपको सेल्फ क्लोज करना पड़ेगा ऐसे। कोई भी ओपन हो, इनपुट है ना, इनपुट, इनपुट को भी लास्ट में जाके ऐसे लिखना पड़ेगा। कोई भी आपके पास इनपुट हो या कोई भी ऐसा टैग या एलिमेंट हो जो ओनली ओपन है, उसको भी इस तरीके से क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिएक्ट आपको एरर देगा। तो मेक श्योर जब कभी भी आप काम करोगे रिएक्ट के साथ, कोई भी टैग हो, कोई भी एलिमेंट हो, या आप किसी कंपोनेंट को यूज कर रहे हो, तो वो भी तो टैग या एलिमेंट के फॉर्मेट में ही करेगा जैसे ऊपर वाला कर रहा है। तो या तो आपको उसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा या तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, अगर आप उसको क्लोज नहीं करना चाहते तो उसको सेल्फ क्लोजिंग इस तरीके से करें। क्लियर? तो पहले मैं ऊपर वाले को देखते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, अब आप आउटपुट देखेंगे। अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आपको यहां पे एरर देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है? फंक्शनल कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड। देखो आपने जो फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था वो फंक्शनल डॉट जेएस, सोर्स के अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट नाम से फोल्डर, उसके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल के अंदर बनाया। तो आपने एक पर्टिकुलर फाइल में आपने उसको नाम दी, उसको डिफाइन किया था, ना कि आपने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन को फंक्शनल डॉट जीएस फाइल से इंपोर्ट करना पड़ेगा। वहां पे मैंने एक्सपोर्ट किया। अब अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, ये नॉर्मल एक्सपोर्ट कहलाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको इंपोर्ट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर फंक्शनल कंपोनेंट फ्रॉम डॉट स्लैश। याद रखना यहां पे आपको करंट डायरेक्टरी के लिए डॉट स्लैश लिखना कंपलसरी है। हम जब स्क्रिप्ट डॉट सीएसएस फाइल को हमने, सॉरी स्टाइल डॉट सीएस फाइल को इंक्लूड किया था, तो हमने वहां पे डॉट स्लैश नहीं लिखा था, ऑटोमेटिक करंट फोल्डर को उसने ले लिया था। बट यहां पर अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो, करंट फोल्डर के लिए डॉट स्लैश लिखना कंपलसरी है, नहीं लिखोगे एरर आ जाएगा। अगर एक अप लेवल है तो डॉट डॉट स्लैश तो लिखना कंपलसरी है, वहां तो केस ही है। उसके बाद आप जाओ कंपोनेंट्स के अंदर, फिर जाओ आप फंक्शनल डॉट, आपको डॉट जेएस फाइल लिखने की जरूरत नहीं, जो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किया था। इंपोर्ट पे डॉट जेएस लिखना वहां पे लिख रहे थे हम, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डॉट जेएस अपेंड कर देगा बाद इंपोर्ट करते समय। अब आप आउटपुट देखिए। क्लियर? तो ये है आपके पास क्या, आपका फंक्शनल कंपोनेंट। अगर ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करता मैं, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ता, इसको हटाना पड़ता। अब नाम कुछ भी लिख लो फर्क नहीं पड़ता, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में नाम कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नाम लिख लो हमेशा वही जाएगा भाई जो था। तो ये हो गया पहला तरीका कि अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट में काम कर रहे हो तो नॉर्मल फंक्शन की मदद से आप क्या बना सकते हो, आप कंपोनेंट बना सकते हो। दूसरा था फ्लैट एरो, तो इसको मैंने क्लोज किया, कॉपी कर लेता हूं इसे मैं। तो अगर हम फ्लैट एरो की बात करें तो वहां पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट
वेरिएबल में जाता है ना उसका डेफिनेशन, इक्वल टू में। क्लियर? अब इसको भी मेरे को एक्सपोर्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करके दे रहा हूं। आप यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फाइल के अंदर एक आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। नॉर्मल एक्सपोर्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि मैंने रिएक्ट का एक फाइल बनाया, डॉट जीएस फाइल, आप जीएस एक्सपोर्ट हो गया आगे, और उसके अंदर मैं आपका नॉर्मल एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो क्या एरर आएगा कि एक फाइल के अंदर एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होना चाहिए, होना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है इस केस के अंदर। और फिर उसके बाद मैं यहां लिखता हूं आपके पास, हाँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शनल कॉम, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट नहीं लिख सकता मैं, वेरिएबल के केस में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक साथ नहीं लिख सकता, डिक्लेरेशन के टाइम पे, बाद में बेसिक से लिख सकता। क्लियर? तो इसको लिख दूंगा मैं एरो फंक्शन, और इसको लिख दूंगा मैं एरो फंक्शन। क्लियर? अगर आप चाहो तो आप इसको क्लोज करके यहां पर भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इवन दो आपको यहाँ पे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में अगर हम यहाँ चले तो यहाँ पे आ रहा है लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये कब आएगा? मान लो आप गए app.js में, यहाँ पे आपने क्या किया है, लोगों को गेट तो किया है लेकिन उसको यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई ये एरर देखने को मिला। इसको क्लोज कर दो। और कोई दिक्कत? कंट्रोल सी वाई कर लेते हैं। गायब? अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो तो रिएक्ट का एप्लीकेशन आपको दो यूआरएल में देखने को मिलेगा, पहला लोकल होस्ट और दूसरा आपके आईपी पे। अगर आप नेट से कनेक्टेड हो तो ये आपके करंट आईपी में भी इसको एग्जीक्यूट कर देता। अगर आप सेम आईपी पे हो, मेरा मेरा और आपका कनेक्शन सेम है, इंटरनेट कनेक्शन, आप इस यूआरएल को हिट करो, मेरा आपका कंटेंट दिख जाएगा। ठीक है? सेम आईपी पे आप कंटेंट को शेयर कर सकते हो, इसका फायदा ये होता है। क्लियर? ओके। तो आपको यहाँ पे दो आपको मिलते हैं, एक लोकल होस्ट में, एक आपका आईपी एड्रेस। तो ये हो गया आपके पास फंक्शनल कंपोनेंट। ये जो आपके पास है ये फंक्शनल कंपोनेंट ही है। रिएक्ट साफ कहता है क्लास कंपोनेंट को मत यूज करो, फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करो। ओके? बट हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, हो सकता है आपको ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने को मिले जहां पे क्लास कंपोनेंट ही लिखा हुआ, तो दिक्कत आ जाएगी। या फिर आपको बोला जाएगा कि ये क्लास कंपोनेंट बनी हुई फाइल थी और उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करना है फंक्शनल कंपोनेंट में। तो जब पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे जब पता ही नहीं होगा? तो हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन रिएक्ट एम्फसाइज करता है कि आप फंक्शनल कंपोनेंट पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि फंक्शनैलिटी आपको ज्यादा मिल जाती है। क्लियर? मैं इसको क्लोज करता हूं क्योंकि एक को मुझे क्लोज करना है। अब मैं यहाँ पे क्लास कंपोनेंट बनाता हूं और उसके बाद आपको इसका फ्लो बताऊं। ओके? ताकि तब समझ में आ जाएगा आपको क्या मतलब है उसका। तो पहले मैं क्लास कंपोनेंट बना लेता हूं। हम क्लास कंपोनेंट कैसे बनाएंगे? पहले मैंने यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है क्लास कंपोनेंट। क्लास मत लिखना क्योंकि क्लास पहले से अवेलेबल है, तो सेम नेम से चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो मत लिखा करो, रिप्रेजेंट अच्छा नहीं होता। डॉट जेएस। इसके बाद आपको यहाँ पे जाके क्लास क्रिएट करनी, क्लास क्लास कंपोनेंट। बट यहाँ पे एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? अगर आप ऐसा लिखते हो
तो ये प्लेन क्लास है, प्लेन क्लास जो आप नॉर्मली जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाते हो। बट मैं क्या चाहता हूं, इस क्लास के अंदर आपको रिएक्ट के क्लास की फंक्शनैलिटी चाहिए, रिएक्ट के क्लास की फंक्शनैलिटी चाहिए। तो मैं कैसे उसको यूज कर सकता हूं? तो उसके लिए आपको यहां लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स और COMPONENT कंपोनेंट। रिएक्ट पैकेज के अंदर दो पैकेज, दोनों अलग अलग काम। रिएक्ट होल्ड करता है फंक्शनैलिटी ऑफ रिएक्ट। रिएक्ट क्या होल्ड करता है? फंक्शनैलिटी। जो भी आपको फंक्शनैलिटी मिलेगी रिएक्ट की, वो सारे रिएक्ट पैकेज के अंदर अवेलेबल है, वो सारा इस पैकेज के अंदर अवेलेबल। बट रिगार्डिंग द डॉम, जो डॉम की फंक्शनैलिटी है, जो डॉम से रिलेटेड, विंडो से रिलेटेड जो काम है, वो वर्क करता है आपका रिएक्ट डॉम पैकेज। तो आपको यहाँ पे दो पैकेज मिलते हैं, एक मिलता है रिएक्ट और एक मिलता है आपको रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम को आप बहुत रेयरली यूज करोगे, जनरली आप यहाँ पे यूज करोगे रिएक्ट को ही। तो फंक्शनैलिटी वाइज यहाँ पे सारा काम होता है। ओके, तो मेरे को अगर इसके अंदर रखा हुआ एक आपके पास कंपोनेंट है जो कि क्लास है, अगर मुझे उसको यूज करना है तो मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आपको यूज करना है तो दो तरीके से कर सकते। पहला है इंपोर्ट लिखो और लिखो रिएक्ट, कैपिटल लिख रहा हूं मैं, रिएक्ट फ्रॉम, और उसके बाद आप इसके आगे लगाओ रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो जो भी आपको इस क्लास के अंदर अवेलेबल है वो सारी फंक्शनैलिटी आपको मिल जाए। जर्निक दिख रहा है? ये पूरा आपका क्लास है, बेसिकली बोल रहा इंटरफेस है। ठीक है, प्योर क्लास में कन्वर्ट कर दिया इसको। क्लियर? अब अगर आपको इसको रिएक्ट डॉट नहीं करना तो आप इसे कॉपी करो, इसके ऊपर पेस्ट करो, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, और आप यहाँ पे क्या करो, कॉमा लगाओ, कर्ली ब्रैकेट लिखो और यहाँ लिख दो कंपोनेंट। क्योंकि ये आपका क्या आएगा, नॉर्मल एक्सपोर्ट वाला आएगा, ये आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वाला है। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और आपको नॉर्मल एक्सपोर्ट को अगर एक साथ यूज करना है तो ऐसे यूज कर सकते। ये आपका नॉर्मल एक्सपोर्ट है और ये आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वाला पार्ट है भाई। क्लियर? जब कभी भी आप किसी भी क्लास कंपोनेंट को बनाओगे और कंपोनेंट क्या रिटर्न करता है, यूआई। क्या रिटर्न करता है भाई? यहां पर यूआई को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहां जाओ, तो यहां पे अगर नोटिस करोगे तो आपको मिलेगा एक रेंडर मेथड, जो कि आपको क्या करेगा, रिएक्ट के यूआई को, कंपोनेंट के यूआई को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। क्लियर? तो हम कैसे देंगे, हम यहां पे लिखेंगे रेंडर। अगर आप क्लास कंपोनेंट बना रहे हो और उसके अंदर रेंडर मेथड यूज नहीं कर रहे हो, उसको डिफाइन नहीं कर रहे हो, तो ये एरर जनरेट करता है। क्लियर? तो मेक श्योर कि जब कभी भी आप क्लास कंपोनेंट बनाएं तो हमेशा उसमें रेंडर मेथड को बिल्कुल देना। क्लियर? इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न। रिटर्न तो लिखना कंपलसरी है, तभी वो यूआई को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूं H1 और यहां लिख रहा हूं क्लास कंपोनेंट। और क्लास तो भाई एक ही तरीके से बनाया जाता है बाय डिफॉल्ट, फंक्शन से बना सकते हो, लेकिन वो कौन इतना एफर्ट मारे, इससे बन रहा है तो बात खत्म। ES6 को यूज करता ही है ये। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, तो आप नॉर्मल एक्सपोर्ट करो
या डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां पे गया, लिखा मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। क्लियर? अब मैं यहां पर इसको यूज करना चाहता हूं। जनरली आपको यहीं पर सबको यूज करके दिखा दूंगा, नहीं तो मुझे कोई कंपोनेंट होगा उसके अंदर यूज करके दिखाना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली यहीं पे इंजेक्ट कर रहा हूं। क्लियर? मैं इसको क्लोज करता हूं भाई। अब मुझे यहाँ पे क्लास कंपोनेंट को यूज करना है, तो वही केस, ओपन या क्लोज या सेल्फ क्लोज यूज कर लेना, दोनों में से जो आपका मन करे वो यूज कर लेना। क्लास कंपोनेंट, और इसे क्लोज कर लिया मैंने, सेल्फ क्लोज कर लिया भाई। अब इसकी डेफिनेशन कहाँ है वो भी बतानी पड़ेगी भाई। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया था ना, तो क्लास कंपोनेंट कुछ भी लिख दो, और आपका डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश क्लास कंपोनेंट। अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हो तो मेरे पास एक्सटेंशन में ऑटो इंपोर्ट नाम से आपके पास एक एक्सटेंशन अवेलेबल है। ठीक है? तो ये मेरा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देता है। बस याद रखना, फाइल ओपन करके रखना उसको भी, वरना फाइंड नहीं कर पाते। उस टैब को ओपन करके रखना, क्लास को ओपन करके ऑटो इंपोर्ट कर देगा। क्लियर? जैसे अभी आपने देखा था, मैंने नाम लिखा था, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दिया इसने पूरे पाथ। क्लियर? तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, नहीं तो ये एरर दे देगा, मतलब वार्निंग दे देगा। क्या आ गया? क्लास कंपोनेंट। क्लियर भाई? तो फटाफट से इसको लिखें पहले। कैसे बनाओगे? इस तरीके से भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो। और यहाँ पे आपको ऐसे इंपोर्ट या ऐसे इंपोर्ट तो करना कंपलसरी। डेफिनेशन कहां से लेकर आओगे? तो इंपोर्ट करना तो यहाँ पे कंपलसरी है। फंक्शनल कंपोनेंट में इंपोर्ट करना ऑप्शनल है, करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? जब तक मैं उसके अंदर के फीचर्स को यूज नहीं कर रहा। अब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे index.js फाइल के बारे में। सबसे पहले हम बात करें, इंपोर्ट क्या हुआ है, रिएक्ट। ठीक है भाई? ये वो है आपके पास पैकेज जो रिएक्ट की फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर। ओके? दूसरा आपके पास क्या है, रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट की बात कर रहा है, मतलब विंडो की बात कर रहा है। ठीक है? तो ये आपकी वो फंक्शनैलिटी के बारे में बताएगा जो डॉम से रिलेटेड है। तीसरा आपके पास जो index.cs फाइल है, से इग्नोर मारिए अभी फिलहाल। रिपोर्ट वेब वाइटल, ये क्या है? ये आपके एप्लीकेशन के बारे में डिफाइन करेगा कि आपका एप्लीकेशन का स्पीड कितना है, कैसे चल रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक ऑप्टिमाइजेशन वाला कि कितना ऑप्टिमाइज्ड है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें, इसको देखिएगा, इस वाले पार्ट। ओके? सबसे पहले आपको मिल रहा है रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। क्रिएट रूट क्या है? क्वेश्चन राइज होता है। क्रिएट रूट इज अ मेथड ऑफ रिएक्ट डॉम। अगर आप कोई भी रिएक्ट का एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई भी रिएक्ट का एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे मैंने आपको डॉम प्रोजेक्ट में करके दिखाया था, एक रूट बनाया था और उसके अंदर पूरा डेटा रिप्रेजेंट कराया था। एक्चुअली में रिएक्ट भी यही काम करता है। वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर, जो आप यहाँ पे क्या है, जो आप एलिमेंट को पास कराओगे, सारा डेटा जो आपका यहां से आ रहा है। जब मैंने रेंडर चलाया था तो पहले मैंने क्रिएट किया था एलिमेंट को, उसके बाद मैं ऐड करता जा रहा था। तो हो क्या रहा था, जो ये रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट है, ये आपको वही काम करेगा जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके अपेंड कर रहा है। ये वो होल्ड करेगा कि किसके अंदर
जितने भी आप कंपोनेंट बनाओगे उसके यूआई को रिप्रेजेंट करना। तो क्रिएट रूट वो होल्ड करता है किस एलिमेंट में आपको उसके अंदर जाके डेटा को दिखाना है, यूआई में रिप्रेजेंट करवाना है, जितने भी कंपोनेंट का डेटा, ठीक है, जो आप यहां पर पास कर रहे हो उसका डेटा। रेंडर क्या करता है? रेंडर बेसिकली क्या करता है, अगर आप नोटिस करना, ये था आपका फंक्शनल कंपोनेंट। क्या मैंने इस फंक्शनल कंपोनेंट को कॉल किया था? नहीं किया था ना मैंने। दूसरा केस, ये है आपका क्लास कंपोनेंट। क्या मैंने इसका कोई इंस्टांस बनाया था? नहीं बनाया था। तो अगर आप यहां पे देखो, मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल के लिए, और इसको मैं फिलहाल के लिए कट करके इसके ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इतना समझो। तो ये रेंडर मेथड करेगा क्या? ये रेंडर मेथड सबसे पहले इस क्लास को देखेगा, इस टैग को देखेगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्लास का एक इंस्टांस बनाएगा और उस इंस्टांस से रेंडर मेथड को कॉल कर देगा, जो आपके पास इसके अंदर आपने लिखा था। पहले इसका क्या करेगा, इंस्टांस बनाएगा, और इंस्टांस बनाने के बाद फिर इसको कॉल कर देगा, और इसके अंदर जो भी यूआई है उसको रिटर्न कर देगा, और फिर फाइनली ये पूरा कोड आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ लो इसने एलिमेंट क्रिएट, ओके। आफ्टर दैट इसकी मदद से इसको आईडी तो मिल गई थी, तो ये क्या करेगा, रेंडर मेथड उसमें अपेंड कर देगा। क्लियर? कोई डाउट? अगर ये फंक्शनल कंपोनेंट होता तो क्या करता, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देता, कॉल कर देता उस फंक्शन, और उसके बाद जो भी रिटर्न होता वो यहां पे लेके आता और उस डेटा को अपेंड कर देता इस आईडी के अंदर, जो रूट आईडी है उस एलिमेंट के अंदर। इसीलिए बाय डिफॉल्ट आप जितने भी कंपोनेंट बनाओ उन सबके यूआई का डेटा, जो यूआई दिखेगा वो सारा रूट आईडी जो है आपके पास है उस एलिमेंट के अंदर आता बाय डिफॉल्ट। क्लियर? ऐसा नहीं है कि हम किसी और में नहीं कर, बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, वो हम बाद में देखें। क्लियर? इसीलिए आपके पास सारा डेटा इसके अंदर आपको देखने को मिलता है भाई, इसमें देखने को मिलता है। क्लियर? क्योंकि आपने यहां पे क्या लिखा था, गेट एलिमेंट बाय आईडी में रूट लिखा, इसने एलिमेंट को रिटर्न किया, इसने होल्ड किया उसको, और जब आपने ये रेंडर चला, इसने पहले इसका कॉल करना, कॉल किया, इंस्टांस क्रिएट करना, इंस्टांस क्रिएट किया, देन रेंडर मेथड को कॉल किया, उसने रिटर्न किया, उस डेटा को यूआई में रिप्रेजेंट। ये जो आपको स्ट्रिक्ट मोड मिल रहा है ये आपका वही है जो यूज स्ट्रिक्ट है। तो ये हो गया आपका इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को मेरे को आपको डिफाइन करना, क्या मतलब है इसका। दूसरा, हम कंपोनेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। मैं किसी भी कंपोनेंट को किसी कंपोनेंट के अंदर भी यूज कर सकता हूं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम मंडे को प्रॉप्स की मदद, ठीक है भाई। तो जितना मैंने आपको बताया है, तो आज के लिए टास्क क्या है भाई, आप लोगों ने यूआई बनाया था, है ना भाई, स्टैटिक यूआई। उस यूआई को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, और उसको एक जगह में असाइन कर देना है, जस्ट लाइक आपका ऐप डॉट जेएस के अंदर। वही काम करना है जैसे एक फंक्शनल कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट हो, आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें ऐसे लिख लीजिए, ठीक है भाई। और आप यहां जाकर इसकी जगह पे ऐप को इंपोर्ट कर लीजिए, इसको मैं
ठीक है, आप यहाँ पे जितना मन करे उतने कंपोनेंट को ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओपन क्लोज या ओपन में। तो आपको क्या करना है, मान लो आपने यूआई बनाया होगा, चाहे कोई भी यूआई बनाया था, अगर उसके पास, एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लो आपने बनाया था यूट्यूब का यूआई, ओके, इस यूट्यूब पेज को बनाया था, फ्रंट पेज को बनाया था और कुछ नहीं बनाया था, स्टैटिक डेटा रखा हुआ था। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, इस फुटर के लिए, सॉरी हेडर के लिए एक कंपोनेंट बनाना है, पूरा डेटा इसको वहां पे रखना है, ठीक है भाई, और उसके बाद आपको उसको ऐड कर देना इस तरीके से, ऐसे कर देना है, फिर उसके नीचे बॉडी वाला, फिर उसके नीचे फुटर वाला, ताकि पूरा एक यूआई आपको दिख जाए। एक चीज बता दूं भाई, अगर आप किसी कंपोनेंट से कुछ रिटर्न कर रहे हो, यूआई को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो सिंगल एलिमेंट रिटर्न होना चाहिए, मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ, इसमें जाऊं, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि जनरली आपको इस तरीके सिंटैक्स को देखने को मिलेगा पैरेंथेसिस में, ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ये पूरा ब्लॉक बन जाएगा इसका, ओके। और मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ, 3 बार 4 बार लिख दिया। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये एरर देगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप किसी भी कंपोनेंट से कोई यूआई को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो सिंगल आपका एलिमेंट रिटर्न होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक कंटेनर में रैप कर सकते हो, और इस कंटेनर को, मेन आपका कंटेनर क्या है, डिव, तो ये सिंगल है, उसके अंदर चाइल्ड कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न आपका सिंगल एलिमेंट ही होना चाहिए। आप अगर कोई यूआई को रिप्रेजेंट करो, सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न कर सकते हो, मल्टीपल नहीं एक साथ। मल्टीपल को करना है तो उसका एक पेरेंट बनाओ, उसको चाइल्ड बनाओ। अब आप देखोगे यहां पर, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपको यहाँ पे मल्टीपल देखने को मिला,